हेलो नमस्कार, मैं नील सकरवाल। कक्षा 11 का सिलेबस हमने शुरू किया था, 2 क्लास ली थी, बीच में 2-3 दिन नहीं हो पाई। अब नेक्स्ट हम क्लास आज डे 3 आ गए हम, और छोटी छोटी बातें 2-3 बातें थी इसके अंदर जो हमने कर ली, 1-2 बातें और है। आज की क्लास में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम नॉर्मली एक ही टॉपिक है, प्रकृति के मूल बल। उसमें हमने बात कर ली थी, लिख लिया था 4 जो मूल बल हैं वो 4 हैं प्रकृति में जो पाए जाते हैं, जो अन्य किसी बलों पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं। उनमें से गुरुत्वाकर्षण बल की बात हमने पूरी डिटेल से कर ली थी कि थोड़ा सा बात कर ले दोबारा कि पृथ्वी जो है वस्तुओं को आकर्षित करती है, नॉर्मली उसको हम गुरुत्वाकर्षण मान लेते हैं, वो ओनली एग्जाम्पल है। रियल में क्या है, जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फॉर्मूला मैंने ऐड किया था उसके लिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, m1 एंड m2 इज द मास ऑफ पार्टिकल्स। और उसके लिए फिर हमने न्यूमेरिकल्स भी करके देखे थे उसके कि 2 पार्टिकल जो है उनके बीच में बहुत कम अल्प बल कार्य करता है, इसलिए हमें उनके बीच कोई क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो हैवी पार्टिकल जैसे पृथ्वी आकर्षित करती है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि बहुत हैवी पार्टिकल है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है वहाँ, इसीलिए हमें वो दिखाई देता है, हम उसको इजी वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 3 मूल बल और रह गए, सिंपल परिभाषाएं होती है, उनकी बात कर लेते हैं। 2 नंबर में बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल की, फिर बात करेंगे प्रबल नाभिकीय बल की, और फिर लास्ट में बात करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल की। फिर इनका कंपेरिजन लेंगे, कौन सा साथ साथ बात कर लेंगे। लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा जो बल है वो अगर कंपेरिजन करें तो कौन सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा कम है, कितने गुणा है, वो सब चीजें हम उसमें देखेंगे। अब इसमें लेते हैं दूसरा बल अपना विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। जैसा कि इसमें 2 वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, विद्युत और चुंबक, यानी इसके अंदर विद्युत प्रभाव भी हैं, ऐसे बल जिनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव रहते हैं। कब होते हैं? आवेशित कण जब गतिशील होते हैं, आवेशित कण जब गति करते हैं। 12th में ये बातें पूरी डिटेल से आती हैं, जो हमने 12th का सिलेबस चल रहा है उसके अंदर ये बातें चल भी रही है अभी कंटिन्यू, कि जब आवेशित कण गति करता है तो उसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। दूसरा, स्थिर आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, अत्यारोपित होते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण भी उसी से होता है। ये सब बातें भी 12th में ही आएंगे, लेकिन हमें केवल यहाँ बात करना है कि विद्युत चुंबकीय बल है क्या। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा कि आवेशित कण जब गति कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। विद्युत क्षेत्र तो है ही, और जब बहुत से आवेशित कण एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका सबका गति करते हुए आएंगे तो सबका क्या होगा, सबका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेशित कणों के बीच में सिंपल ये कह सकते हैं, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उनके बीच में जो वो बल लगेगा वो विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए कितना कह सकते हैं, सिंपल भाषा में आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखो, ये बल जो है वो विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में शक्तिशाली है, ठीक है, ज्यादा प्रबल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। कितना ज्यादा प्रबल है ये बात और आप इसे ध्यान रखें, ये 10 की पावर 36 गुना ज्यादा है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, वैल्यूज क्या होती है, इनके बारे में ये जो सारी बातें वो सारी 12th क्लास में है। अभी हमें केवल इस चैप्टर में शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो डिफाइन में आप इतना ध्यान रख लें, जब आवेश गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी होता है, और इसलिए गतिशील आवेशित कण जब गतिशील होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको विद्युत चुंबकीय बलों के बारे में
कहा जाता है। अब इसका जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना ज्यादा होता है, 10⁻36 गुना इसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण की तुलना में, यानी Fg की तुलना में। Fg फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं Fe। कंपैरिजन करेंगे तब शॉर्ट में हम लिख देंगे वो Fe। Fe का मतलब F फॉर फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है परबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, परबल नाभिकीय बल। जैसा इसके नाम में दिखाई दे रहा परबल है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है। एक बात तो ये ध्यान रखें कि अगर आप ये पूछ लें प्रकृति में सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो है, वो सबसे ज्यादा लगने वाला बल जो है, वो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कौन सा है, तो वो कौन सा है, परबल नाभिकीय बल। दूसरी बात आती है इसमें कि अभी ये है क्या, तो दूसरी बात दूसरे वर्ड से आपको मिल जाएगी, नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल है तो नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं उनके बीच में लगते हैं। नाभिकीय बल है तो नाभिक से संबंधित बल है ये। तो नाभिक के बारे में 10th क्लास तक हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर के, ये सारे आ जाते हैं 10th में 9th में। तो वही नाभिक की जो खोज है वही हुई। तो नाभिक है क्या कि एक भी परमाणु जो है उसका सबसे जो सेंटर का भाग है, मध्य का जो भाग है, वो क्या होता है, नाभिक होते हैं। और नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो होता है वो प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर जो होता है वो 0 आवेश होता है। इसलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कण कहते हैं, उदासीन कण। और प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का कण है, वो है किस प्रकार का, धनावेशित कण। अब नाभिकीय बल है तो नाभिक में कार्य करते हैं। अब नाभिक में कौन से कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन भी ये होगी, नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य कार्यरत बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। सिंपल ये भी कह सकते हैं, नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये किसमें कार्य करते हैं, नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य कार्यरत बल क्या कहलाता है, परबल नाभिकीय बल कहलाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। फिर पूरा चैप्टर आएगा नाभिक का सेकेंड पार्ट में, कक्षा 12 के सिलेबस में, और कक्षा 11 में ये केमिस्ट्री में भी आएगी ये बात। तो नाभिकीय बलों की विशेषताएं भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है 12वीं में, तो उसमें पूरा चैप्टर दे रखा है आपने सिलेबस में 12वीं में। तो आप अब इसे थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे तो 12वीं में भी काम आएगी ये बात। अब देखो नाभिक में उपस्थित है तो नाभिक में एक बात हमने लिख ली यहाँ कि नाभिक में उपस्थित कणों की मध्य कार्य करता है ये बल। तो नाभिक में कौन से कण है वो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ इसकी सबसे पहली विशेषता तो क्या है, ये किसके मध्य कार्य करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करता है। या सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ये नाभिकीय बल है तो नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य कार्य करता है। अब नाभिक में कौन कौन से कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो किस प्रकार से कार्य करेगा, प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में समान रूप से कार्य करता है। समान रूप से कार्य करता है, इसका मतलब इसमें एक बात हो रहा है इसके अंदर कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है।
जैसे देखिए कि ये तो उदासीन है, इस पे कोई आवेश ही नहीं है, इस पे प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच में यानी जितना प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेश के बीच में बल लगेगा उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन धनावेश और निरावेशित कण के बीच में लगेगा, और उतना ही निरावेशित कण और निरावेशित कण के बीच में बल कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो बल हैं वो समान रूप से कार्य करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। इसका मतलब एक बात और हम इसमें नोट कर सकते हैं, वो क्या है कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। दो बातें होंगी इसमें। नेक्स्ट एक बात तो ये कि समान रूप से कार्य करते हैं, बराबर बल लगते हैं, बराबर बल लगते हैं, इसका मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बल आवेश से स्वतंत्र होते हैं, केवल किस पे निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। ये बात हो ध्यान रखना, ये आवेश पे निर्भर नहीं करते तो फिर किस पे निर्भर करते हैं, तो फिर किस पे निर्भर करते हैं, ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इसीलिए समान रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, एक समान होता है, तो बल भी समान रूप से कार्य करते हैं। तो ये इसकी तीन विशेषताएं होंगी। अब देखो एक बात ये कि हम पढ़ते हैं 10th तक भी पढ़ते हैं, ये बात है कि परमाणु जो होता है वो बहुत ही छोटा भाग होता है, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो किसी पदार्थ का वो परमाणु होता है, तो बहुत छोटा पार्ट है। अब परमाणु के अंदर नाभिक है, वो और भी छोटा पार्ट है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है लगभग इसका आकार, तो ये भी क्या हो गया, बहुत छोटा कण हो गया। छोटा कण हो गया तो उसके अंदर जो है ये कण उपस्थित है, तो इसका मतलब ये तो बहुत कम जगह में है, तो इनका जो बल लगने का क्राइटेरिया है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या है, बहुत अल्प है। इसका मतलब ये कैसे बल है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये अल्प परास से बल है। परास का मतलब डिस्टेंस, रेंज, ये अल्पपरास के बल है। ये सारी बातें काम आएंगी क्लास में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये अल्पपरास के बल है। एक दो बातें और है इसके अंदर, वो भी हम कर लेते हैं। ये विनिमय प्रकृति के बल है, विनिमय, एक्सचेंज नेचर है इनका। अब एक्सचेंज नेचर कैसे है इसको समझ सकते हैं हम। इनके बीच में विनिमय जो होता है वो पाई मैसोन कणों का विनिमय होता है, पाई मैसोन। पाई मैसोन के बारे में तो डिटेल है, वो हायर स्टडीज में आती है, अपनी 12th में भी नहीं है। लेकिन एक्सचेंज, जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज होता है, तो किस चीज एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब कोई चीज इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, तो किसी ना किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है। वो क्या चीज है जिसका आदान प्रदान हो रहा है, तो वहां आदान प्रदान किसका होता है, पाई मैसोन कणों का, ठीक है। ये भी नाभिक में पाए जाते हैं। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, हम सामान्यतः एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेते हैं, लेकिन पाई मैसोन भी किसके कण है, नाभिक के कण है, कुछ और भी है। अब पाई मैसोन के प्रकार भी होते हैं, हमें वहां तक नहीं जाना है। पाई प्लस भी होता है, पाई माइनस भी होता है, और पाई जीरो भी होता है, तीन तरह के ये भी आगे होते हैं। हम इसमें ज्यादा इनकी इतनी आगे बात नहीं करेंगे। अब एक्सचेंज कैसे होता है वो हम बात कर लेते हैं। इन बलों की जो खोज है वो युकावा एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, युकावा, और उसी ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ। इसने ये कहा कि जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सभी जो बल, ये जो बल है नाभिक के बल, वो सभी कणों में, सभी कण का मतलब दो कण है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तीनों जो स्थितियां बनती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है, उनके जो मास है उस पर डिपेंड करता है। तो इसने एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो जो कण है वो बराबर क्षमता के हैं, इनकी जो क्षमता है
वो दोनों की क्या है, बराबर है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या दिया इसने कि ये मान लेते हैं कि कोई ये इसने कहा कि मान लेते हैं कि कोई दो कुत्ते हैं, डायग्राम थोड़ा ऐसे बनते हैं रहते हैं। केवल हम समझने के लिए बना रहे हैं। ये मान लेते हैं कि कोई दो कुत्ते हैं, कुत्ते लग रहे हैं लेकिन मान लेते हैं कुत्ते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक हड्डी का टुकड़ा रखा गया है, कोई ये हड्डी का टुकड़ा है। अब क्या होगा, दोनों कुत्तों की जो क्षमता है वो बिल्कुल क्या है, बराबर है, बराबर। तो दोनों कुत्ते क्या करेंगे, इस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन दोनों कुत्तों को भी आपस में पता है कि हम दोनों की जो क्षमताएं है वो बराबर है। तो उसी स्थिति में क्या होगा, उसी स्थिति में ये जो दोनों कुत्ते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखते रहेंगे, एक दूसरे को घूरते रहेंगे, दोनों कुत्ते एक दूसरे को घूरते रहेंगे, ताकि किस वेट में कि जब दूसरा कुत्ता अगर इधर उधर नजर जब झुकाए इतनी देर में मैं इसको उठा के मार दूंगा। दूसरा भी इतना ही दिमाग रखता है, वो भी वैसे ही, दोनों की क्षमता बिल्कुल बराबर है। तो वो भी ये देख रहा है कि वो दूसरा जो कुत्ता है वो इसको क्या करे, इधर उधर नजर भटकाए तो मैं इसको उठा के मारूंगा, लेकिन दोनों की जो नजरें वो बिल्कुल उस पर क्या होगा, बनी हुई है। दोनों क्या होंगे, दोनों उसको देखते रहेंगे, छोड़ के ये भी नहीं जा सकता और छोड़ के वो भी नहीं जा सकता, यानी दोनों अपनी जगह पर बने रहेंगे। जैसे ही मान लो ये कुत्ता इस पे झपटता है, उसी समय ये इस पे झपटेगा, दोनों की क्षमता बराबर है, छीन कोई भी नहीं सकता है। जैसे ये ले लेगा तो वो भी उसको तुरंत झपट के ले सकता है, यानी दोनों की जो क्षमता है वो हमने बात कर ली, एग्जैक्टली बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, न तो ये इसको लेके जा सकते हैं, न इसको ये छोड़ के जा सकते हैं। जैसे एक लेगा वैसे दूसरा छीन लेगा, दूसरा छीनेगा वैसे पहले वाला छीन लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस हड्डी के टुकड़े का एक्सचेंज भी होगा और जो कुत्ते हैं वो भी वही रहेंगे और वो उसी क्राइटेरिया में रहेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये क्राइटेरिया बन गया नाभिक। और ये हड्डी का टुकड़ा है, ये कुत्ता है प्रोटॉन और ये कुत्ता है न्यूट्रॉन और ये हड्डी है पाइमेसोन। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जो है वो उपस्थित बने रहते हैं, किसके कारण, पाइमेसोन कणों के विनिमय के कारण। यानी यहाँ जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है, पाइमेसोन कणों का एक्सचेंज होता है। ये इसकी जो है वो मुख्य बातें हैं। अब इस बल की क्षमता की बात कर ले। ये जो बल है प्रकृति के सबसे प्रबल बल है, जो मैंने बात पहले कर ली थी, फिर भी आप ध्यान रखें, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल बल है। सबसे प्रबल है तो इसका मतलब इससे भी प्रबल है, और गुरुत्वाकर्षण से तो है, गुरुत्वाकर्षण तो सबसे कमजोर बल है। तो ये इससे ये जो बल है दोनों से तुलना करें तो जो Fe है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कितने गुना, 10 की पावर 2 गुना, 10 की पावर 2 का मतलब 100 गुना अधिक है एक। अब इससे तुलना होगा, ये कितने गुना है, मेन कंपैरिजन किससे किया जाता है, सबसे निम्न से कंपैरिजन किया जाता है कि उसकी तुलना में दूसरा कितना बड़ा है, उसकी तुलना में तीसरा कितना है, उसकी तुलना में चौथा कितना, 500। तो सबसे कमजोर कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण है। तो हमें गुरुत्वाकर्षण से भी तुलना करनी पड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण से ये कितने गुना है, 10 की पावर 36, और ये इससे भी कितने गुना है, 100 गुना। तो उससे कितने गुना हो गया, गुणा मतलब गुणा कर दो, 10 की पावर 36 गुणा 10 की पावर 2, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो कितने गुणा, 10 की पावर 38 गुणा किससे, गुरुत्वाकर्षण से।
तो ये जो बल है वो 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ये इसकी सामान्य बात है जो अपने को नॉर्मल जरूरत पड़ती है, इनको आप थोड़ा सा नोट कर लें, रिवाइज कर ले थोड़ा। एक बल और रहेगा, तो छोटी सी बात और है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रबल नाभिकीय बल है वैसे एक बल और लेते हैं नाभिक से संबंधित है, वो है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको मैं बता देता हूँ। इसको आप लिख लें, साथ साथ नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर बाद में नोट कर लें। नंबर 4 और लास्ट, दुर्बल नाभिकीय वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर, इसको FW से लिख सकते हैं, W फॉर वीक। अब ये भी देखो नाभिकीय बल है, लेकिन ये नहीं कह सकते भी नाभिक में उपस्थित कणों के बीच में लगता है, क्योंकि वो तो हमने बात कर ली, वो तो कौन सा प्रबल नाभिकीय बल है। ये कुछ अभिक्रियाओं के दौरान लगता है, और वो अभिक्रियाएं कौन सी है, वो है बीटा डीके। बीटा, अब ये नहीं पता भी अपने को बीटा क्या है, बीटा शेयर, ये बात भी डिटेल हम 12th में पढ़ेंगे। यहाँ के शॉर्ट में सामान्य बात हम कर लेते हैं कि क्या है ये। जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक का मतलब भारी तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, ये सब चीजें आ जाती है 10th में भी, ताकि 11th में केमिस्ट्री में पूरी आपकी डिटेल से आ जाए। तो जो भारी नाभिक होते हैं उनमें लगातार उनका विघटन होता रहता है। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पेट्रोल को खुला छोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने क्या करते हैं, उड़ गया वो, उड़ गया मतलब उसका क्षय हो गया। क्षय का मतलब कमी होना, क्षय का मतलब होता है कमी होना, कम होना। कम कैसे हो, कोई पदार्थ चला जाए उसको कहते हैं डीके होना, विघटित होना कहते हैं। विघटित होना मतलब वो वहां से चला गया कुछ मान। तो जो भारी तत्व होते हैं, भारी नाभिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है, 80 के से ऊपर, जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं, द्रव्यमान संख्या 180 के से ऊपर होती है लगभग, उनमें लगातार विघटन होता है। विघटन का मतलब कुछ कण उनमें से निकलते रहते हैं। उनमें से अल्फा कण निकलते हैं, बीटा कण निकलते हैं और गामा कण निकलते हैं। बीटा कण आगे दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहते हैं। हमें इतना आगे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें मत जाए। आप ये ध्यान रखें कि जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं होती हैं उस समय विखंडित होते हैं नाभिक। ये आपने पहले 9th में पढ़ा होगा कि भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, जिसे संलयन कहते हैं। तो जब विखंडन की घटनाएं होती हैं तो उस समय एल बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, और जब बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उनके साथ कुछ अन्य कण उत्सर्जित होते हैं, मासलेस पार्टिकल होते हैं, द्रव्यमान रहित जो कण है वो होते हैं। उनके मध्य कार्य करता है ये बल। वहां बीटा कणों, या ये कह सकते हो बीटा कणों के उत्सर्जन की अभिक्रियाओं में उत्सर्जित कणों के मध्य कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो नाभिकीय दुर्बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। अब इनमें किस तरह के कण उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रिनो कण उत्सर्जित होते हैं इसके अंदर। न्यूट्रिनो एक कण, आप एक बात इसमें ध्यान रख सकते हैं, इसमें कौन से कण है, न्यूट्रिनो कण जो है वो उत्सर्जित होते हैं। इनके उत्सर्जन में जब कण उत्सर्जित होते हैं तो इन कणों के मध्य जो बल कार्य करते हैं उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं।
है तो ये नाभिकीय घटनाएं है, इसलिए इनको नाभिकीय बल नाम दिया है। दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन ये इतने कमजोर भी नहीं है जितना गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका मतलब सबसे कमजोर तो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये वैसे तो कमजोर है लेकिन गुरुत्वाकर्षण से तो ठीक ही है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण से कितना, Fg की तुलना में, Fg की तुलना में कितना, 10 की पावर 25 गुना, ये ध्यान रखिए, 25 गुना अधिक शक्तिशाली बल ये जो है वो होते हैं। ये तो हो गई सारे बलों की बातें। अब इसके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन में मूल बलों की तुलना, इसमें सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका अनुपात में उसके बाद कौन सा आएगा, Fw, अभी बात की। उसके बाद कौन सा आएगा, Fe, और उसके बाद कौन सा आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो Fs, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, Fs। अब इनमें इससे तो तुलना ही कर रहे हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, इससे तुलना कर रहे हैं। उसकी तुलना में ये उससे कितना गुना है, 10 की पावर 25 गुना। ये बात पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, तुलना इसी से चल रही है। इसकी तुलना में ये 100 गुना ज्यादा है, लेकिन हमें 100 नहीं लिखना, हमें तुलना 1 से कर रहे हैं तुलना इससे। तो इसकी तुलना में कितना है, 10 की पावर 36 गुना, और ये इसकी तुलना में कितना, 10 की पावर 38। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इसके साथ ये चैप्टर भी लगभग पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे अगली क्लास में, डे 4 में, तब उसमें बात करेंगे। आप उसको नोट्स जरूर बनाएं, लिखने की आदत डालें, थोड़ा रिवाइज करें। किसी तरह की दिक्कत आए तो वीडियो संबंधित प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जैसे पिछली में किसी ने बताया था भी ये स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा आराम से करवाएं। और भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करें।